हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एएमआईएस पर ईशू शर्मा पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने इसी बुक में से यानी मैंने घटना चक्र पूर्वालोकन ले रखी है भारतीय राज्य व्यवस्था की। और इसी बुक में से मैंने आपको कल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत ये वाला टॉपिक जो है क्लियर किया था। तो इसके एमसीक्यू भी हमने कर लिए थे। तो आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये हमारा है मूल कर्तव्य। और ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, तो हम मूल कर्तव्य को देखते हैं और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के टॉपिक को भी थोड़ा सा देख लेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको ये पूर्वालोकन की पूरी बुक टॉपिक वाइज करवाने वाली हूँ। तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए इसका। आपको पता है कि एग्जाम आने वाला है, डेट भी आ गई है, यूपीएससी की भी आ गई और पीसीएस का एग्जाम तो है ही अपना मार्च में। तो ठीक है, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। ये मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो हमने कहाँ से लिए हैं मूल कर्तव्य? ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं हमने? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं हमने? वो लिए हैं अमेरिका के संविधान से। और कल मैंने नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की जो चर्चा की थी वो भी मैंने बताया था कि वो कहाँ से लिए थे। वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। तो ये चीज़ें आपको, ये फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना है। और ये मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं कि हमने किस देश से, कौन से संविधान से क्या लिया है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्हें सरदार सवर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। किनको? मूल कर्तव्यों को। क्योंकि तब संविधान बना था उस टाइम पे मूल कर्तव्य नहीं थे, ये हमने बाद में जोड़े हैं। 42वें संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब इनको जोड़ा गया है। वर्तमान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत, भाग 4 और आर्टिकल 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। 1999 में अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। ये हमारे क्या है? मूल कर्तव्य हैं। ये फोर्सेबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें मूल कर्तव्य है उनका पालन करना चाहिए। कानून की तरफ से हमारे ऊपर में तो फोर्सेबल नहीं है ये, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, अगर हम नागरिक हैं अपने देश के तो हमें इनका पालन करना चाहिए। घ है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। देखो दोस्तों, ये जो है ना डिटेल, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे ये छोटी सी डिटेल दे रखी है और इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको ये डिटेल पहले करवा रही हूँ। 6 में दिया गया है, इससे पहले को ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसके परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो देखो भाई, नागरिकों का पूरा पूरा हाथ होता है अपने देश को आगे बढ़ाने में। ठीक है, अगर हम अपने मूल कर्तव्यों का अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो वो देश ऑलरेडी वो जाएगा ही जाएगा, वो देश अपनी ऊंचाइयों को छुएगा ही छुएगा। तो ये यही कह रहे हैं, अगर हमारे देश के नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें पूरी पूरी मतलब पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि जो हमारा देश है नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अगर आपके किसी घर में जो जिस बच्चे को आप देखते हो वही शिक्षा का अवसर जिसको नहीं मिल रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको, हमारे परिवार में जो है उनको हम शिक्षा के लिए भेजें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है इसके साथ और हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में नहीं है? यानी कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है
कि मूल कर्तव्यों के बारे में इनमें से कौन सा नहीं है। इन्होंने कहा कि इन कर्तव्यों का प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो फोर्सेबल नहीं है, कानून की तरफ से फोर्सेबल नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तो ये गलत है। फिर है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी नहीं है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ भी परस्पर संबंधित नहीं है, इसमें न तो एक और न ही दो। आंसर अपना रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। देखो अभी मैंने डिटेल पढ़ाई थी, उसमें था कि स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, तो उसकी संस्तुति पर हमने मूल कर्तव्य को जो है संविधान में शामिल किया था। थर्ड क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो आंसर यही रहेगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन 4 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह कौन सी थी। इसका भी अपना ऑप्शन रहेगा ए, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। किस संशोधन द्वारा, हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो आंसर अपना रहेगा ए। 6 क्वेश्चन है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो इसको रखा गया है तीसरे स्थान पर। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। क ख ग घ करके मैंने बताया था ना आपको, तो इसका हमारा आंसर रहेगा डी, यानी कि तीसरे स्थान पर रखा गया है ग। 7th क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है। कब किया गया है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। आंसर रहेगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें अपना 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को कहा 42वें संविधान संशोधन में जब हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा था, तो उसको कौन से आर्टिकल में जोड़ा था। ये हमने जोड़ा था 51A, शुरू ही 51A से होते हैं। इसका आंसर अपना बी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। ये 1976 में किया गया था। 10th क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो 1976 वही रहेगा। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है, भाग 4 के क में। 11 का हमारा आंसर रहेगा सी। 12th क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं। तो 4 के क में दिए गए हैं, आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए आर अंतुले, ये थे भाई इसके स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। ये एस एम रे, ये भी थे। हरिदेव जोशी, ये नहीं थे। सी एम स्टीफन, ये तीनों थे। ए बी और डी, ये तीनों थे, तो सी नहीं आएगा इसमें। तो देख लो ऑप्शन कहाँ है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन अपना रहेगा सी, ए बी डी। हाँ, सी नहीं था, ठीक है, तो उत्तर रहेगा अपना सी, यानी कि ए बी डी। कौन कौन से लोग थे इसमें ए बी डी में, देखो ए आर अंतुले, एम एस रे और सी एम स्टीफन, ये लोग थे स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य। 14 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 10 मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, हमने डिटेल में पढ़ा था। और एक और जोड़ा गया है बाद में, वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन यानी 2002 में, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ये भाग 4 के क में दिया गया है, आंसर रहेगा बी। 16 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। ये है 51 क, अभी हमने पढ़ा था। 17 क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है, आंसर रहेगा बी। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो 42वां संविधान संशोधन है। अगर इसमें 86वां संविधान संशोधन दिया होता तो हम उसको भी लगा देते, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है।
तो हम सिर्फ 42वां लगाएंगे। आंसर रहेगा ए। 19th क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आंसर रहेगा बी। 20 क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आंसर रहेगा सी। 21 क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ध्यान रहे, सही नहीं है ये बताना है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ये हमारे लिए फोर्सेबल नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इनको, और परमादेश क्या है? ये एक रीट है जिसको कौन जारी करता है? न्यायालय जारी करता है। मूल अधिकार को तब उल्लंघन होता है उस टाइम पे न्यायालय इसको जारी करता है, तो इसके द्वारा तो इसको बिल्कुल भी प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। तो गलत ढूंढना था, तो गलत हमें मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो बी, सी और डी ये मौलिक कर्तव्यों के संबंध में दिए गए हैं, जबकि जो ए है वो इसके संबंध में नहीं है। आंसर रहेगा ए। 22 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान ये कर्तव्य नहीं है। हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं? ये नीचे देख लो आप, सीधा डिटेल में देखो, इसमें सारे ही दिए गए हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं? जो ए पार्ट दिया गया है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। सी है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। हमने पहले पढ़ा है ये सब चीजें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से हम परे रहें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। एफ है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। जी, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये सब आप देख लेना, ये सब क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें दिया गया है 22 क्वेश्चन में कि आम चुनाव में मतदान, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आंसर अपना रहेगा ए। 23 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो ये हमारे संविधान से संबंधित है। डिटेल देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य के प्रथम खंड क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? ये बताना कौन सा मौलिक कर्तव्य है। इन्होंने फर्स्ट दिया है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। तो अभी मैंने आपको सब पढ़ाए हैं, क्या उसमें ये था? नहीं था। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको डीपीएसपी में। तो ये क्या है? डीपीएसपी का एक भाग है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ये उल्लेख डीपीएसपी में किया गया है, तो ये इसमें नहीं आएगा। हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमने अभी देखा है कि मूल कर्तव्य में आता है। फिर अब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन करे थे हम? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ, ये रहा। तो सी पार्ट देखिए, इसमें बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये हमारा अधिकार है, ये भी इसमें मूल कर्तव्य में नहीं आता। इसमें आता है बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। और उन्होंने यही पूछा था कि मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है, तो आंसर रहेगा बी। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी उसमें मौलिक अधिकार में आ जाएगा। अनुच्छेद 17 में जो है दिया गया है इसको, तो ये नहीं आएगा, इसका आंसर रहेगा बी। 25 क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? मूल कर्तव्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये देखना है हमें। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन हमने पढ़ा है, ये मूल कर्तव्य में शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, ये हमारा मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 17 में दिया गया है, तो ये नहीं होगा। इन्होंने यही पूछा था ना कि कर्तव्य नहीं है, तो ये नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि निम्न में से
कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, ये देखना है। तो देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ये तो है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। और सी ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये नहीं है भाई, चुनाव से संबंधित, पंचायत गठन से संबंधित इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित एवं हिंसा से दूर रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो आंसर हमारा रहेगा सी, ये जो है वो मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। 27 क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, बिल्कुल। आयकर अदा करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मूल कर्तव्य में। और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और फिर है फोर्थ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 134, यानी कि आंसर रहेगा डी। 28 क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्यों में क्या क्या शामिल है, ये देखना है। तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, बिल्कुल ये हमारा मूल कर्तव्य है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये इसमें नहीं दिया गया है मूल कर्तव्यों में। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये हमारे मूल कर्तव्य में आता है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो ये सब आता है इसमें 1, 3 और 4, 2 नहीं आएगा बस। तो 28 का हमारा आंसर रहेगा सी। 29 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत का, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय ध्वज का भी संरक्षण है वैसे तो इसमें, लेकिन इसमें जैसे कूट में नहीं दिया गया है, तो हमें एक ही ऑप्शन को चूज करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये नहीं है। वन्य प्राणी, ये तो है ही है। तो अगर राष्ट्रीय ध्वज का करेंगे, वन्य प्राणी में तो सब आ ही जाएंगे, ठीक है। तो डी हमारा आंसर रहेगा। देखो, संविधान अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है। तो मैंने भी कहा ना कि राष्ट्रीय ध्वज का हम सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, लेकिन संरक्षण किसका करेंगे? हम वन्य प्राणी का करेंगे। और इन्होंने पूछा कि देखो, हम यहीं पे पजल हो जाते कि हम सोचेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज का भी तो संरक्षण था, संरक्षण नहीं था, आदर था, सम्मान था उसमें, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा डी। 30 क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये 51 में दिया गया है, यानी 51A में। आंसर हमारा रहेगा सी। 31 क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक गलत है? गलत को देखना है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात नहीं है ये गलत बात है, और यही देखना था हमें। तो गलत पूछा था तो गलत है, तो यही हमारा सही है। मतलब जो गलत पूछा है तो गलत ही बताएंगे, और वही फिर सही हो गया। तो आंसर हमारा रहेगा इसमें ए। 42वें संविधान संशोधन, नीचे डिटेल देखो। 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A अनुच्छेद 51A से जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया है। ये मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि हिस्सा है, तो ये गलत है, और गलत ही हमारा आंसर रहेगा सही, ठीक है। तो आंसर हमारे इसमें हो जाएगा ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है, ठीक है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें सी हमारा जो है वो इसमें मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। आंसर रहेगा सी। 33 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है, तो जो गलत होगा वही हमारा सही होगा। राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, बिल्कुल ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन, तो यही हमारा आंसर रहेगा इसमें सी। ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, और ये हमारा आंसर है। 34 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है, यानी कि मौलिक कर्तव्य में नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बिल्कुल है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी है।
अपने माता-पिता और गुरुओं का आदर करना। देखो ये तो एक वैसे तो एक नैतिक ज़िम्मेदारी भी है और मूल कर्तव्य भी है, लेकिन ये हमारे संविधान में नहीं है। क्योंकि जहाँ हम इतने सेंसियर हैं तो अपने माता-पिता का सम्मान तो करेंगे ही, तो ये संविधान में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन नैतिक ज़िम्मेदारी अपनी है। तो इन्होंने कहा कि संविधान में नहीं वर्णित है, तो यही हमारा आएगा कि अपने माता-पिता और गुरुओं का आदर करना, ये हमारे संविधान में मूल कर्तव्य में नहीं दिया गया है। आंसर हमारा रहेगा सी। 35 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा है, तो ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। 35 आंसर रहेगा ए। 36 क्वेश्चन है, देखो इसको सम्मिलित करना है, संविधान के भाग दिए गए हैं और विषय दिया गया है। अगर आपने कल का देखा होता ना, कल का अगर आपने क्लास देखी होती, तो आप एक से इसका आंसर निकाल लेते। कैसे निकाल लेते? इन्होंने पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। हमें पता है कि कल हमने पढ़ा था मौलिक यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं और मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। तो 3 भी सही सम्मिलित है, 4 भी सही सम्मिलित है। फिर मौलिक कर्तव्य इन्होंने दे दिया भाग 4, 5 में दे दिया। जबकि मूल कर्तव्य हम पढ़ते आ रहे हैं यहाँ तक कि भाग 4 ए में है, तो यही गलत है हमारा डी। ठीक है? और नागरिकता जो है वो भाग 2 में दी गई है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा डी, यानी मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में दिए गए हैं। 37 क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और ये शून्य रखे, यह उपबंध किसने किया है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये मूल कर्तव्यों में किया गया है। आंसर हमारा रहेगा डी। 38 क्वेश्चन है, 38 ही किया था क्या हमने? अच्छा ये रहा, ठीक है ठीक है, नीचे चला गया था। 38 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? पहले 10 थे और अब कितने हैं? 11 हैं। तो आंसर हमारा रहेगा बी। ये देखो बी आंसर है। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची दी गई है, विषय दिए गए हैं और आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो इसमें अब देखिए आप, अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना इन्होंने दिया है 51 क, जबकि इसमें क्या दिया गया है? इसमें हमारा मूल कर्तव्यों का दिया गया है। तो इसमें ये नहीं आएगा अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये आएगा हमारा अनुच्छेद 51 ग में। ठीक है, ग में आएगा ये। तो हमारा ए का अगर हम 2 से निकाले, ए का 2, एक में ही दिया गया है ए का 2, यानी सिर्फ इसमें बी में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। वैसे तो हम एक से मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं इसको कि ए का 2 सिर्फ एक में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, और इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो इसका ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये 51 क में दिया गया है। कौन से में दिया गया है? 51 क में। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये हमारा दिया गया है आर्टिकल 51 जय, क के जय पार्ट में। फिर है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्य, ये दिया गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक मिनट, 2413। ये देख लिया आप, नीचे डिटेल में देख सकते हैं, ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना 51 ग में है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना 51 क के 6 में है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास 51 ज में है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है। ये उसमें हमने डीपीएस में भी पढ़ा था। देखो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे हो गया है खत्म, कौन सा? मूल कर्तव्य का। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं राष्ट्रपति। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, क्योंकि लेंथी टॉपिक है। मैंने आज की क्लास के लिए 40 क्वेश्चंस लिए हैं राष्ट्रपति के टॉपिक से, क्योंकि अगर हम इसमें बुक में देखें ना, पूर्वावलोकन में, तो 150-200 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टॉपिक से, और आए भी हुए हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता ही है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्रपति का। तो हम 40 क्वेश्चन इसके आज कर लेते हैं, बाकी के हम कल की क्लास में करेंगे। तो थोड़ी सी वही एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, नोट्स देखते एक बार। इसमें दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। पूछा मतलब ये पूछा हुआ आगे क्वेश्चन आएगा, आप देखोगे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो प्रथम नागरिक हमारा भारत का राष्ट्रपति है, किसी भी देश का राष्ट्रपति है, देश का प्रथम नागरिक है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हम लोग सोचते हैं ना कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं होती, सारे काम तो प्रधानमंत्री करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ऐसा नहीं है। संविधान में अगर हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होगी, वो सबकी सब राष्ट्रपति के पास होगी, उसी के अंदर निहित होगी। और ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस की परीक्षा में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है।
और अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। तो आप आगे क्वेश्चन देखोगे तो इस चीज़ को आपको याद रखना कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित है, ना कि प्रधानमंत्री के अंदर। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? संविधान के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, ऐसे ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको और ये भी दिया मिलेगा कि अपने स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो आंसर अपना यही रहेगा फिर। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस चीज़ को ना आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि एक-एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है आगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, कौन-कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ध्यान रहे कि लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के, सबके इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1992 में किया गया है। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचक मंडल है उनके लोगों को भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का मतलब अवसर दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। अभी शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना है, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। मैंने आपको पहले बताया है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे होता है? गुप्त मतदान द्वारा होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले कहाँ किए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय करता है। अगर चुनाव में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर चुनाव हो जाने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनको कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय देखता है और अंतिम फैसला भी उन्हीं का होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। किसी भी निर्वाचन मतलब किसी भी राज्य का लोकसभा है, राज्यसभा है, उनके मान लो कि राज्यसभा तो आपको पता है कि स्थायी सदन होता है, ठीक है? ये राज्यसभा जो है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा जो है किसी-किसी राज्य की, अगर मान लो कि किसी राज्य की लोकसभा है वो भंग है, उस टाइम पे जिस टाइम पे राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो इसके आधार पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव को हम रोक नहीं सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी स्टेट की लोकसभा भंग हो चुकी है तो उसके आधार पर हम राष्ट्रपति के चुनाव को नहीं रोकेंगे। फिर है 58 में, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी, ठीक है? तो इसमें क्या क्या चाहिए हमें? 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। कौन? भारत का एक नागरिक हो जो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उसमें। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अनुमोदक भी 50 होने चाहिए और प्रस्तावक भी 50 होने चाहिए। जमानत की राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है चुनाव लड़ने के लिए। उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता तो जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। देखो अब एक चीज, जो जनगणना थी हमारी 1971 की, उसी के आधार पर जो है हर एक स्टेट में लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, कह सकते हैं हम कि उन्हीं के उसी के आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर ही जो है लोगों को इसमें निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इससे वर्ष 2026 के पश्चात ही पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। यानी ये जो 1976 की जनगणना है
इसके आधार पर कब तक राष्ट्रपति का चुनाव चलेगा, तो ये चलेगा 2026 तक। उसके बाद फिर जो जनगणना होगी उसके आधार पर आंकड़ों को लिया जाएगा। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 59 वन के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया गया है। यानी अगर वो लोकसभा का सदस्य था और राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गया, तो भाई उसका पद तो खाली हो ही जाएगा ना। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप वर्णित है। अनुच्छेद 60 में अगर पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख किया गया है, कौन से आर्टिकल में है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 60 में। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का कौन, वरिष्ठतम न्यायाधीश। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका वेतन भारत की संचित निधि पर अधिरोपित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना कि हाँ, भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है राष्ट्रपति का वेतन। अनुच्छेद 56 वन ख के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। यानी अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, उल्लंघन किया है, तो उस आधार पर हम महाभियोग चला सकते हैं। अनुच्छेद इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट हम कब लगा सकते हैं और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये दिया गया है 61 में। 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रतिस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। यानी कि अगर हमें किसी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाना है तो 14 दिन पहले हमें उनको लिखित सूचना देनी पड़ेगी। और सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी उस पर होने चाहिए। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है, तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाधन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। किसी भी रीजन से, देखो भाई, किसी भी रीजन से यानी राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं या फिर उन पर इम्पीचमेंट लगाकर हटाया जाता है, किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, पद है जो, वो अगर रिक्त हो जाता है, तो किसी भी हालत में हमें 6 महीने के अंदर जो है दोबारा से चुनाव किया जाता है इसका, राष्ट्रपति के पद के लिए। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति के लिए उपलब्ध नहीं है और जब तक मतलब 6 महीने तक अगर उस पद पर कौन रहेगा? जब राष्ट्रपति नहीं है तो 6 महीने में चुनाव होना, तो उन 6 महीनों में कौन रहेगा? तो उन 6 महीनों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है। वैसे तो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। राज्यसभा के, हाँ, सभापति होते हैं, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनके वहाँ से पद खाली हो जाता है उपराष्ट्रपति का। वो सब सुविधाएँ उन्हें मिलती हैं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। फिर है 6 माह बीतने से पहले किया जाए और यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कर्तव्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी भारत के जो समस्त कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों को अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम स्तर के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऐसी जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में किया गया है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बना हुआ है। तो ये हमारा है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में है? ये 108 में है, आर्टिकल 108 में। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा या विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। यानी अगर कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो वो उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लोकसभा राज्यसभा को वापस भी भेज सकते हैं। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है, संशोधन के बिना, और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। देखो भाई, अगर राष्ट्रपति ने कहा, मतलब उनके पास आया, राष्ट्रपति जी के पास आया कोई भी विधेयक लोकसभा से पास होकर या फिर राज्यसभा से पास होकर, ठीक है, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को देखा और उन्होंने कहा लो भाई इसमें ये कमी है और इस पर आप पुनर्विचार करो, इसमें थोड़ा संशोधन करो, ठीक है, फिर लोकसभा ने उसमें संशोधन कर दिया, वो दोबारा से फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो फिर राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं रहती है कि वो दोबारा से इसको अपने पास रोक ले या फिर उस पर सहमति ना दे। फिर ये राष्ट्रपति के ऊपर फोर्सेबल हो जाता है कि उनको जो है उस पर सहमति देनी ही पड़ेगी। फिर अनुच्छेद 123 के तहत 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी दिया गया है तो उसको भी जो है राष्ट्रपति कम कर सकते हैं या फिर उसको क्षमा कर सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रपति को जो है शक्ति प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति हैं जो उच्चतम न्यायालय से क्या परामर्श कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जैसे कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना का प्रधान सेनापति होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि थल सेना, वायु सेना, नौसेना, यानी तीनों सेवाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, तो ये होंगे हमारे राष्ट्रपति। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भी किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव करना है, किसी नए राज्य को जोड़ना है, तो ये सब काम करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी पड़ती है और ये भाग 1 में दिया गया है सबका सब, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इस टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो आप आगे देखोगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं इस टॉपिक से, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप आगे देख ही लोगे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रपति के टॉपिक से। निम्नांकित में से पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्यों से भिन्न है। ये ब्रिटिश राज्यों से भिन्न है, बिल्कुल सही है, ब्रिटिश राज्यों से भिन्न है क्योंकि ब्रिटिश में क्या है, वहाँ तो राजा महाराजाओं वाला सिस्टम है ना। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत है, नहीं मिलता है, ये यहाँ भी अलग है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना वो 4 साल के लिए अपने पद पर रहते हैं और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो 5 साल के लिए पद पर रहते हैं। तो इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो हमारा आंसर रहेगा सी, यानी कि ए सही परंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ देख लो आप, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न हो गए हैं और इन्होंने यही तो कहा कि भिन्न है, मतलब कि ये सही है। फिर है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, ये दोनों भिन्न है, इसलिए ए सही है जबकि आर गलत है। एक ये डिफरेंस ये भी है इसमें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो 4 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो ये भी एक डिफरेंस है। फिर है थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, क्या क्या? कथन है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल होता है, मैंने आपको कहा था कि ध्यान से पढ़ना, ये वही लाइन है, ठीक है। संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये बिल्कुल सरासरी गलत है क्योंकि राष्ट्रपतियों की शक्तियों की भी सीमा है, तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ये है अपना आंसर रहेगा सी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः कथन ए सही है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं, यानी सीमाएं लगाई गई हैं।
तो इन्होंने कहा ना कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की सीमा भी बनाई गई है संविधान के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन इसमें आंसर रहेगा सी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा था ना कि आएगा मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, या फिर सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो हमने यही लाइन पढ़ी थी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वो या तो स्वयं करते हैं यानी सीधा करते हैं, या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो अपना आंसर रहेगा 4 का ए। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं भाई हमारी कार्यपालिका अध्यक्ष। तो आंसर रहेगा ए। 66 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका पालिका शक्ति किस में निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है, ना कि प्रधानमंत्री में। इस चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। 7 क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है 53 में, आर्टिकल 53। आंसर रहेगा सी। 8th क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो राष्ट्रपति में निहित है। 9th क्वेश्चन है भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? इसको भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। फिर हमारा 10th क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। बिल्कुल निहित है, अब तक हम पढ़ते आए हैं, बिल्कुल सही है। यानी कथन इसमें बिल्कुल सही दिया गया है। कारण है क्योंकि। आपको क्योंकि लगा लेना है। क्योंकि लगाने से अगर आपको हाँ ये है ना कि हाँ सेंस बन रहा है बात का, तो ये दोनों ही मतलब ये हो जाएगा कि हाँ ये इसकी व्याख्या करता है। तो हम लगा लेते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसका जो स्पष्टीकरण है ना वो सही नहीं है। ये जो कारण दिया गया है ना, कारण ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये तो सही है, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन की व्याख्या नहीं कर रहा है सही से। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा बी कि ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं है ए का। 11th क्वेश्चन है कथन दिया गया है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। ये भी बिल्कुल सही है। मैंने कहा था कि तीनों सेनाओं जल थल और वायु तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। फिर है इसमें प्रधानमंत्री सेना की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र। हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी क्या है, सीमाएं अध्यारोपित की गई संविधान के द्वारा। तो कारण इसमें बिल्कुल गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। आंसर रहेगा सी। 12th क्वेश्चन है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? लोकसभा अध्यक्ष पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो उक्ति है जो किस पर लागू होती है? हमारे राष्ट्रपति पर होती है, क्योंकि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा बी। बी लगाना है आपको, इसमें सी नहीं लगा देना प्रधानमंत्री सोच के, क्योंकि इन्होंने कहा नेतृत्व नहीं करता है। नेतृत्व कौन नहीं करते? राष्ट्रपति नहीं करते। नेतृत्व करता कौन है? नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। और इन्होंने कहा राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधि कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। तो इसलिए 13 क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? मैंने आपको बताया था अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी गुप्त रूप से होता है, हमने पढ़ा था ना। तो ये होगा अप्रत्यक्ष मतदान से, यानी 13 का हमारा आंसर रहेगा डी। 14 क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा कि हैं तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही। और इसमें हमने क्योंकि नहीं लिखा। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। बिल्कुल दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है और स्पष्टीकरण भी आर जो है ए का बिल्कुल अच्छे से कर रहा है। तो आंसर हमारा रहेगा सी। 15 क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, ये हमने पढ़ा था, और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो इसका आंसर बी और सी दोनों रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं?
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, बिल्कुल। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, ये नहीं होंगे, क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन कौन कौन से हो गए, विधान परिषद हो गई और राज्य परिषद, तो ये नहीं आएगा इसमें। इसमें आएगा राज्य, सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, 3 आ जाएगा इसमें। और दिल्ली और पुडुचेरी मैंने बताया था, डिटेल में पढ़ाया, जबकि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 1 to 4, यानी कि 1 3 4, यानी कि 1 3 4 इसमें है आंसर डी में, ऑप्शन डी हमारा इसमें रहेगा। 17 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वे कौन है, तो वे हमारे दिल्ली और पुडुचेरी, आंसर रहेगा बी। 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है, बताना है। तो हमें पता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य तो इसमें शामिल होते ही हैं। फिर इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी इसमें शामिल है। फिर इसमें राज्य की विधान परिषदों के, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे, विधान परिषद के सदस्य होंगे नहीं इसमें शामिल, तो आंसर रहेगा इसमें डी। 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, हमें बताना है। तो इसमें फर्स्ट में दिया गया संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये गलत है, क्योंकि सभी सदस्य इन्होंने बोल दिया, तो इसमें निर्वाचित भी आ गए, मनोनीत भी आ गए, तो मनोनीत तो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये इसमें ठीक है। फिर इसमें संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये नहीं आएगा, क्योंकि परिषद क्या आएगा, सभी राज्यपाल था उपराज्यपाल, ये सभी राज्यपाल था उपराज्यपाल, ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्टेट के हो गए ना, उसमें राज्यसभा में आ जाएंगे ये। तो इसमें आंसर ऐसे दिया नहीं गया है 4 3 और 1, 4 3 1 इसमें दिया नहीं गया है इस हिसाब से, तो हमें, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें सेकंड नहीं आएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी था ना, ये 18 में देखो यहाँ पे इन्होंने कहा था राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है, ये देख ले। तो इसमें ये ऑप्शन दिया नहीं गया है जो हमें चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें मतलब आयोग ने भी कोई आंसर इसमें नहीं निकाला है, क्योंकि ना तो इसमें ये भी नहीं दिया गया है ना कि इनमें से कोई भी नहीं। तो हम 20 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। कौन कौन होते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं, सभी सदस्य नहीं होंगे, फिर वही आ गया इसमें, क्योंकि इसमें फिर मनोनीत और वो आ गए ना, तो वो नहीं आएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, देखो अब इसमें अलग से दिया गया था ए और बी में कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या तो हम इसको ले लेते ए और बी को, अगर इसमें डी ऑप्शन नहीं दिया होता, लेकिन डी में इसने क्या कर दिया है कि ए को भी सम्मिलित कर दिया है, बी को भी सम्मिलित कर दिया है, और इसमें ये भी बोल दिया है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के जो सदन होते हैं दोनों, उसका ऑप्शन इन्होंने डी में ही दे दिया, यानी सारे इसमें सम्मिलित हो गए ऑप्शन डी में, तो हमारा आंसर रहेगा डी। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन 20, और आगे हम इसी टॉपिक से यानी राष्ट्रपति के टॉपिक से कम अभी आपके 150 के लगभग क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो मैं कल करवाऊंगी आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, कल के लिए ठीक है, बाय।